अगला हम लोग का टॉपिक है शरीर में गति। यहाँ क्वेश्चन दिया है, संधि और विशेषता उसकी दी गई है, कौन सा जॉइंट का क्या इम्पोर्टेंस होता है उसको मिलान करना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखने के पहले एक बार क्वेश्चन को एक झलक देख लेते हैं। पहला है धुराद्र संधि। धुराग्र संधि में पाइवोट जॉइंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें क्या होता है उसको मैच करना है। अगला है अचल संधि यानी फिक्स जॉइंट। तीसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खलिका संधि। तो चौथा है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि, एक दिशा में गति करने वाली संधि, गति न करने वाली संधि। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम लोग। पहले बोन के बारे में दिया है, अस्थि, बोन और कार्टिलेज क्या होते हैं, उपास्थि। तो अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है, स्ट्रक्चर देता है। ये चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे व श्रोणि मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में विभिन्न संधियाँ होती हैं। तो अगर एक ही स्ट्रक्चर रहेगा पूरे शरीर का, कोई ज्वाइंट नहीं हो, तो बैठने में, उठने में, सोने में, चलने में, फिरने में हो ही पॉसिबिलिटी ही नहीं है होने की। इस कारण से हमारे शरीर में अस्थि और उपास्थि हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं, जिसको पाइवोट संधि जॉइंट कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के ऊपर घूमती है। तो एक बेलनाकार संधि ऐसा रहेगा और वो छल्ले के ऊपर घूमेगा, रोटेट करेगा। अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। ये संधि अचल संधि कहलाती है। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। तो हम लोग का जो स्कल है वो वाला हिस्सा नहीं हिल सकता है। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंधे और कूल्हे की संधियाँ होती हैं। ये सभी दिशाओं में गति कर सकती हैं। कैसे हम लोग हाथ को नचाते हैं, कूल्हे को नचाते हैं, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती है और ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती है, सिर्फ आगे आती है, बैक नहीं जाती है। वैसे ही पाँव वाला सिर्फ बैक जाता है, फ्रंट नहीं आता है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, और उन्हें हम लोग उपास्थि कार्टिलेज कहते हैं। उदाहरण के लिए कान की अस्थि। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। तो ये सत्य बात है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियाँ गति करती हैं। तो पेशियों के जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियाँ गति करती हैं, जरूरी नहीं है गति करे वो। जैसे ये हाथ का जो मांस होता है वो गति नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो कथन सिर्फ 1 सही हो जाएगा। कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है, गति नहीं कर सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ गति करती हैं, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने में। किसी अस्थि को गति करने
या गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से एक कोई सिकुड़ती है तो उस अस्थि की दिशा में खिंचाव आती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल या लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और ऐसी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो अगर एक मूव करेगा दूसरा स्टॉप होगा तो पहला मूव करेगा। केंचुए के शरीर का रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं। सबसे पहले केंचुए में तो मेरुदंड होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहीं से मिल गया। अगर टूट होगा तो देख लेंगे क्वेश्चन का। केंचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है, तो ये बात सत्य है। अर्थात मतलब ये इसके अकॉर्डिंग सत्य नहीं है, लेकिन रियल में ये सत्य है। तो आंसर तो ये हो गया है, ये इसके अकॉर्डिंग गलत काट देंगे, लेकिन ये बात लागू होती है, सत्य है। शरीर की अधः सतह पर सूक यानी बाल जैसी आकृति केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। ये भी सही बात है। जब वे लोग ऐसे ऐसे हो जाते हैं तो केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, तो यस फर्टाइल करते हैं केंचुए। इसका उत्तर देखते हैं तो ए हम लोग का आंसर सही था। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इनमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इनके शरीर के घटने, संकुचन और बढ़ने, विस्तारण में सहायता करती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केंचुआ गति करता है। अतः ए गलत है, बी, सी और डी सही है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक होते हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं। उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुआ नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं, तो इनमें नासिका ग्रंथि तो शायद नहीं ही होती है। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, यस त्वचा से करते हैं। केंचुए मुख द्वारा श्वसन करते हैं, मुख तो होता नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, अतः विकल्प बी सही है। कथनों पर विचार कीजिए। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। तो बाह्य कंकाल तो कहलाता है, लेकिन अस्थि का बना होता है क्या? नहीं। घोंघे के पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। घोंघे के पेशीय पाद, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये अगर घोंघा है तो यहाँ से इसके मांसल वाले पार्ट निकलते हैं और आगे इसको मूव कराते हैं, चलने में सहायक होते हैं। तो यस ये बात सत्य है। यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है। इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो कवच जो होता है, ये बाह्य कंकाल, ये वजन को संतुलित करता है, इसे चलने में सहायता मिलती है। तो ये बात सत्य नहीं है। कौन सही है? तो 1 2 1 2 1 2 सिर्फ एक में है, तो आंसर ये हो जाएगा। घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु अस्थियों का नहीं बना होता है। यह
कवच एकक सिंगल यूनिट होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है, अतः गलत ऑप्शन थर्ड है। घोंगे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंगा अपने इन्हीं पेशियों पाद की सहायता से चलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तिलचट्टा, पक्षी, मछली, सर्प, इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इसका शरीर धरारेखीय होता है। इसका शरीर कठोर एवं बाह्य कंकाल ढका होता है। इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो तिलचट्टा का जो होगा बाह्य कठोर कंकाल का होता है, ऐसे कर लेंगे तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। पक्षी जो होते हैं वायु अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। मछली का क्या होता है, तो मछली इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। सर्प को अगर हम लोग इसका शरीर धरारेखीय होता है तो 3 सी का 4 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। आंसर तो दिख नहीं रहा है। ये बाह्य कूट दिया है इसमें, तो आंसर ए दिया है। 3 1 2 4। यहाँ एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन का। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न यूनिट्स यानी एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में इसकी सहायता करती है। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तभी तो पक्षियां उड़ पाती हैं। अगर हम लोग जैसा हड्डियां उनकी हो जाए भारी भरकम तो वे उड़ नहीं पाएंगी, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की होती हैं परंतु मजबूत होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नुकीले होते हैं। ऐसे शरीर की ऐसी आकृति धरारेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय लगाकर जल में तैरती है। तो हम लोग जो किए थे धरारेखीय वाला सांप का, वो गलत था। धरारेखीय वाला कौन सा हो जाएगा, मछली का हो जाएगा। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी रहती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चल सकता। अतः सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में लूप बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करते हुए आगे फिसलता है।